everyone. Welcome to your favorite cat fractional quantifiers. My name is Sahil Aruna. Now, in our DILR series, we are going to do a new type of DILR set today, a new model that people have rarely seen. When I did it in the class, people were like, "ये हमने ऐसा set तो पहले देखा ही नहीं." All right, so it would be a great learning for you too. All right, and just a request that I would want that if you are liking the quality of sets and if you want that आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे यार चैनल पे थोड़ा लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करोगे तो हमारे चैनल की रीच बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा, नथिंग एल्स, थैंक यू। ठीक है, और इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट, ये तुम सब अपने लिए करो, इसको मेरे लिए नहीं करना। ठीक है, अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो तो हम अपने फेसबुक पे डेली प्रैक्टिस करते हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लो। इंपॉर्टेंट अपडेट्स ताकि आपको व्हाट्सएप पे आते रहें, मैसेजेस आते रहें हमारी तरफ से, सारी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस के अपडेट्स, कुछ भी, तो आप उसके लिए हमारा व्हाट्सएप का एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म। एंड टेलीग्राम और क्वांटिफायर्स की कैट कोचिंग अगर आप सीरियस हो तो ज्वाइन कर लो फटाफट से। ठीक है, हमारे नए बैच शुरू होने वाले हैं। Now, this is the set that we have for today. Now, when you look at this set, I would want you to pause the screen and take 9 minutes to solve the set. 9 minutes का टाइमर लगाइए और इस सेट को ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, 9 मिनट में, उसके बाद अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव ट्राइड। ठीक है, आई होप यू हैव डन द थिंग्स। ठीक है, नाउ let's look at these things. Let's look at the set. कहता है, Raghu, a school teacher, conducted 5 tests, test 1, test 2, test 3 up to test 5 in the order for the students in his class. There are exactly 5 tests. 5 टेस्ट हैं exactly. टेस्ट 2 से टेस्ट 5 के बारे में कुछ दिया हुआ है। After the 5 tests, Raghu ranked the 5 students based on their performance in each test. No 2 students received the same rank in any test. कोई भी 2 students का same rank नहीं आया। After the 5 tests, he made a table provided below, which indicates that the direction of change in the rank of a student from test to test 5 as compared to his rank in the previous test. Perfect. यानी कि see, upward indicates numerical increase, downward indicate numerical decrease, and stable indicates that rank was unchanged. What do we mean by that? कि let us say student A का test 1 में rank second था। अब इस रैंक की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी टेस्ट 2 में। इंक्रीज, दिस इज इंक्रीज। अब यानी कि ये वैल्यू कितनी हो सकती है? 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये वैल्यू एक ही बड़ी है, ये वैल्यू इससे इंक्रीज होगी, सिर्फ इतना सिग्निफिकेंट चेंज आया है। ठीक है, और इस टेस्ट में सेम रही तो शायद 3, 4, 5 होगी, इसमें घट की तो शायद 1, 2, 3 बन सकती है, इसमें घट की तो शायद 1, 2, 3 बन सकती है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ। नाउ इफ आई लुक एट इट, मुझे सिर्फ एक टेबल दिया गया है इंडिकेशंस के साथ और कुछ नहीं दिया गया, एंड बाद में मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। हालांकि ऑप्शन में एक ऑप्शन सीबीडी भी है, तो ये भी हो सकता है कि मेरा सेट पूरा सॉल्व ना हो, राइट? मैक्सिमम मिनिमम जो भी है, बट हो सकता है हो भी जाए। तो लेट्स लुक एट दिस। अब देखो यार, इस सेट में ना आपको करनी तो अजम्पशन ही पड़ेगी, और तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, कोई उम्मीद है ही नहीं कि क्या कर सकते हैं। आपको कुछ इंडिकेशन माननी ही पड़ेगी कि अगर टेस्ट रैंक इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होने से पहले क्या हो सकता है। कहना ऐसे कि अगर किसी का टेस्ट रैंक इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज होने से पहले उसका रैंक 5 नहीं हो सकता उसके पिछले टेस्ट में, राइट? सो आई हैव मेड दिस टेबल कि ए का रैंक फर्स्ट टेस्ट में 5 नहीं हो सकता, क्योंकि इस टेस्ट में उसका दिया हुआ है इंक्रीज, तो 5 से थोड़ी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अगर मैं टेस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी रैंक्स की बात करूं तो 1 या 2 या 3 या 4 इनमें से कोई एक रैंक होगा इसका, ताकि वो वहां से इंक्रीज हो सके। अब अगर यहाँ से इंक्रीज होगा तो 1 का देखो 1 तो रहेगा नहीं, इंक्रीज होने के बाद 1 थोड़ी रह जाएगा, इंक्रीज होगा तो क्या बन सकता है? 2 या 3 या 4 या 5। ठीक है, 1 से बढ़ के 2 भी बन सकता है, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, या 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5, जो भी पॉसिबिलिटीज है हो सकती है, मैंने लिख ली पॉसिबिलिटी। थर्ड में सेम था तो 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद ना यार लगातार 2 डिक्लाइन है मेरे पास, लगातार 2 बार रैंक गिरा है। अगर लगातार 2 बार रैंक गिरा है तो क्या उसका टेस्ट 3 में रैंक 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? अगर यहाँ पे उसका रैंक 2 होता लेट अस से, ठीक है, तो यहाँ पे उसका रैंक देखो 1 गिरा, 1 रह गया, है ना? फिर गिरा, गिर ही नहीं सकता, और 2 से 2 बार डिक्लाइन करने की संभावना ही नहीं है, उसके बाद पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यानी कि जो टेस्ट 3 है उसमें उसका मिनिमम रैंक 3 हो सकता है, ताकि वो 3 से 2 और 1 कर सकूं मैं। दिस इज द मिनिमम पॉसिबिलिटी। लेकिन 3 के साथ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और यहाँ पे फिर डिक्रीज हुआ
तो 5 से डिक्रीज होके मिनिमम 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा, 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोबारा डिक्रीज करना है मैंने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 या 2 या 3। ठीक है, कि 4 से 3 हुआ हो सकता है, 3 से 2 हुआ हो सकता है, 2 से 1 हुआ हो सकता है, या 4 से ही 1 या 2 या 3 हुआ हो सकता है, लेकिन 4 वापस नहीं रह सकता उसका। ठीक है, सो दिस इज द पॉसिबिलिटी। अब एक बात का ख्याल रखना है कि यार देखो 2 और 3 में जो रैंक्स थे वो सेम थे, राइट? 2 और 3 में रैंक सेम रहे थे, तो अगर ये 3 4 5 पॉसिबिलिटी है तो ये भी 3 4 5 भी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, और इससे पहले 1 2 3 4 था, यहाँ से रैंक बढ़ना ही था, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है, तो ये हमारी इसकी पॉसिबिलिटी बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं सारी पॉसिबिलिटीज ही फिल करने वाला हूं एंड देन आई विल ट्रीट इट एज अ सुडोकू विद सम लॉजिक, राइट? लेट्स सी। देखो अब बी की बात करूं तो बी का रैंक 3 बार डिक्लाइन हुआ है, टेस्ट 2 में डिक्लाइन हुआ, टेस्ट 4 में और टेस्ट 5 में, और यहाँ पे वो सेम रहा था। अब अगर 3 बार डिक्लाइन करना है तो क्या आप इसका रैंक यहाँ पे 3 लेके चल सकते हो? अगर 3 लिया तो 3 बार डिक्लाइन करना है, 2 1 और 0 पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि जो मिनिमम रैंक लूंगा मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू में वो 4 ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया 4 या 5, यहाँ पे लिया 3 या 4, यहाँ पे लिया 3 या 4, यहाँ पे लिया 2 या 3, यहाँ पे लिया 1 या 2। ठीक है, तो इस तरह से मैंने रैंक इसका बना दिया। अब सी का रैंक क्या है? 2 बार डिक्लाइन हुआ है, 2 बार आगे गया, लगातार 2 बार डिक्लाइन। लगातार 2 बार डिक्लाइन का मतलब इसका जो स्टार्टिंग रैंक है वो 3 से कम नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि लगातार 2 डिक्लाइन नहीं दे सकते। तो 3 या 3 से ज्यादा होगा, तो 3 4 5। उसके बाद कहाँ पे गिर सकता है? 2 3 4। एक और डिक्लाइन हुआ था तो 1 2 3। इसके बाद क्या हुआ है? लगातार 2 इंक्रीज हुए हैं, इसके बाद लगातार 2 हमारे पास इंक्रीज हुए हैं, तो यहाँ पे क्या पहुंच सकता है? 2 3 4। यहाँ 5 नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ पे दोबारा इंक्रीज करना है, वो 5 से इंक्रीज नहीं हो सकता, तो 5 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, अब डी की बात करते हैं। सेम डिक्लाइन इंक्रीज डिक्लाइन, तो डी इज द वेरी वॉलेटाइल। एक ही डिक्लाइन है फिर इंक्लाइन है, यानी कि 2 3 4 5 सेम रहा था, तो 2 3 4 5। अब यहाँ पे एक का डिक्रीज हुआ है, तो 1 2 3 4। जी, दोबारा आपके मन में सवाल ना है कि यहाँ 1 क्यों नहीं ले सकते थे स्टार्टिंग में? 1 लेते तो यहाँ भी 1 लेना पड़ता और यहाँ पे डिक्लाइन करना पड़ता, 1 से डिक्लाइन पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 आ गया। अब यहाँ पे 2 3 4 5 आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, अब ई की बात करता हूँ तो 2 3 4 5 आ गया, 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, डिक्रीज होके अब दोबारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो 2 3 4 5 आ गया। दोबारा डिक्रीज हो रहा है तो 1 2 3 4 आ गया, और सेम रह रहा है तो 1 2 3 4 आ गया। तो ये पॉसिबिलिटीज आ गई मेरे पास। अब मैं देखो कुछ चीजें तो मेरी शायद डायरेक्ट ही निकल जाएंगी यहाँ से। कोई कोई ऐसा रैंक है कि सिर्फ एक ही जगह पे आ सकता है। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं, फर्स्ट कॉलम में जो रैंक 1 है वो सिर्फ ए के पास पॉसिबल है, और कहीं पे पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं इस रैंक को हटा देता हूँ, बाकी सब रैंक्स को हटाता हूँ, सिर्फ 1 रहने देता हूँ अपने पास। तो मैंने 1 रहने दिया। ठीक है, यहाँ 1 फिक्स हो गया मेरा। अच्छा 3 4 5 3 4 सब कुछ है, सब कुछ है। इधर भी देखो 1 सिर्फ यहीं पे आ सकता है, ई का टेस्ट 4 में। ई इन टेस्ट 4 कैन बी 1, नो वन एल्स कैन बी 1। तो ये 1 यहाँ पे आएगा, इसका 2 3 4 हट जाएगा। अब हमें दिया हुआ था कि जो ई का रैंक है ना वो सेम रहेगा। ई का रैंक टेस्ट 4 और टेस्ट 5 में सेम है, ये मुझे दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे 1 है तो वो यहाँ पे भी 1 आने वाला है। ठीक है, नाउ अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। देखो अब हर टेस्ट में रैंक यूनिक है यार। रैंक यूनिक का मतलब क्या है कि अगर इसका यहाँ 1 रैंक आ गया तो इनका 1 रैंक नहीं आ सकता, इसका भी 1 रैंक नहीं आ सकता, इसका भी 1 रैंक नहीं आ सकता। इससे कितनी चीजें आसान होगी मेरी, है ना? तो मैं दोबारा अगर बताऊं तो 1 रैंक इसका आया तो इसका 1 और 2 पॉसिबिलिटी थी, 1 हट गया। इसकी 1 पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती तो 1 भी हट गया। अब 2 इसकी है तो इसका 2 भी हट गया, 3 आ गया, यहाँ से भी 3 हट जाएगा, 2 3 यहाँ से भी हट जाएगा, ये 4 आ गया, ये 4 यहाँ से भी हट जाएगा, 5 आ गया। इतना काम आसान हो गया सुडोकू की तरह। आई विल रिपीट जस्ट वंस। 1 था तो इसके पास से 1 हट गया, अब 1 और 2 ऑक्यूपाई हो गए तो 1 और 2 यहाँ से हट गए। अब 1 2 3 ऑक्यूपाई हो गए तो यहाँ से 3 हट गया, 2 और 3 ऑक्यूपाइड है तो यहाँ से 2 और 3 हट गया, 4 बचा, 4 यहाँ से हट गया, 5 आ गया। अब देखो कहीं और कुछ सेम सुन तो नहीं था। टेस्ट 5 में टेस्ट 5 में इसका रैंक, ए का रैंक डिक्रीज हुआ था, डिक्रीज होके 3 आया। किससे डिक्रीज हो सकता है? 3 से डिक्रीज तो हो नहीं सकता, 2 से डिक्रीज तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 4 होगा। अब जैसे यहाँ 4 आया, यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से 4 हट गया। ठीक है,
अच्छा, अब 4 कहाँ से हुआ था? 4 वापस डिक्रीज ही हुआ था, टेस्ट 3 से टेस्ट 4 में डिक्लाइन आया था, तो यहाँ पे 5 ही होगा। अब यहाँ पे 5 ही होगा, तो 5 4 3 5 यहाँ पे, यहाँ से हटा देता हूँ, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, ठीक है। टेस्ट 2 में क्या था रैंक? टेस्ट 2 से टेस्ट 3 में रैंक सेम था, टेस्ट 2 से टेस्ट 3 में रैंक सेम था, तो अगर रैंक इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा, तो यहाँ से भी 3 5 हट गया, यहाँ से 5 हट गया। अब ए भी पूरा हो गया मेरा और 5 भी पूरा हो गया मेरा। अब देखते हैं मैं और क्या निकाल सकता हूँ, ठीक है, और व्हाट कैन आई एलिमिनेट फ्रॉम दिस। अब मुझे वैल्यूज ऐसी ही लेनी पड़ेंगी। अगर मैं बी को देखूं, बी का रैंक डिक्लाइन हुआ था लास्ट टेस्ट में, बी का रैंक लास्ट टेस्ट में डिक्लाइन हुआ था, तो यहाँ पे 3 से ही डिक्लाइन हुआ होगा वो। अगर वो 3 से डिक्लाइन हुआ है तो यहाँ से 3 हट गया। अब यहाँ 2 और 3 था, तो यहाँ से 3 हट गया। अब 2 3 ऑक्यूपाई हो गया, तो 2 और 3 यहाँ से हट गया, ये वैल्यू भी बन गई मेरे पास। अब टेस्ट 3 से टेस्ट 4 का रैंक क्या था? टेस्ट 3 से टेस्ट 4 वापस डिक्लाइन हुआ था, तो यहाँ से ये हट जाएगा, 4 आ गया, ये यहाँ से 4 हट गया, यहाँ से 4 हट गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ, टेस्ट 2 से टेस्ट 3 में रैंक सेम रहा था बी का, टेस्ट 2 से टेस्ट 3 में, तो यहाँ पे भी आपका 4 ही आ जाएगा। और टेस्ट 2 में रैंक कम हुआ था, डिक्लाइन हुआ था, 4 कम होके आया, तो यहाँ पे 5 होगा। 5 यहाँ से आया, तो 5 यहाँ 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 हट गया, 4 यहाँ था, तो 4 यहाँ 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 हट गया। अब अगर एक बात देखो ध्यान से, ये भी 2 3 है, ये भी 2 3 है, यानी कि इन दोनों में ही 2 और 3 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 और 3 और कहीं नहीं जा सकता, तो 2 और 3 यहाँ तो आ सकता, तो यहाँ से 2 और 3 हटा दो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 इनमें से किसी में आएगा, 2 3 एलोकेट होगा। चलो देखते हैं इसको आगे अब हम, ठीक है। यहाँ पे 3 4 आया, 3 4 आया, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं क्या और एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं? टेस्ट 3 में रैंक इंक्रीज हो गया, तो 1 से 2 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई बात नहीं। अगर मैं टेस्ट सी की बात करूं, तो टेस्ट सी में टेस्ट 4 में रैंक इंक्रीज हुआ था, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। टेस्ट 4 में रैंक इंक्रीज हुआ है, रैंक इंक्रीज किसका हुआ है? सी का। रैंक हुआ कितना है उसका? 2। यहाँ से इंक्रीज होके 2 है, अगर इंक्रीज होके 2 है माने कि, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 1 होगा, तो मतलब कि ये 2 3 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 आ गया, ये 1 यहाँ से 1 हट गया, तो 2 3 यही एलोकेट होंगे, ठीक है। ओके, अब देखते हैं अब क्या बचा मेरे पास। क्या मैं सी का कुछ कर सकता हूँ? सी का रैंक एक बार कम हुआ है टेस्ट 2 में, और एक बार ज्यादा हुआ, सॉरी सॉरी, टेस्ट 3 में कम हुआ है, तो वो 3 से 1 भी हो सकता है, 4 से कुछ भी हो सकता है। डी का चेक करूं तो, डी का रैंक टेस्ट 2 में सेम था और टेस्ट 3 में डिक्लाइन हुआ है। टेस्ट 2 में सेम था और टेस्ट 3 में डिक्लाइन हुआ है। क्या मैं उसको डिक्लाइन करने के बाद 3 रैंक दे सकता हूँ? टेस्ट 3 में डिक्लाइन करने के बाद 3 रैंक दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 3 मैक्सिमम है। अगर डिक्लाइन करना होता तो इसमें 3 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी, यानी कि यहाँ पे इसका रैंक 2 होगा, जो कि 3 से डिक्लाइन होके आया होगा, नहीं तो डिक्लाइन हो ही नहीं सकता था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे मैंने 3 कर दिया और यहाँ से 2 हटा दिया। अब देखो यहाँ से 3 आया, तो इधर से 3 हट गया, खत्म हो गया अब तो मेरा कहानी। अब 1 2 बचा यहाँ पे 3 सिर्फ, ठीक है। अब जो सी का रैंक है, सी का रैंक टेस्ट 2 में क्या हुआ है? डिक्लाइन हुआ है, ठीक है, 2 है, तो यहाँ 3 4 कुछ भी हो सकता है। सी डी का रैंक क्या हुआ है टेस्ट 2 में? डी का रैंक टेस्ट 2 में सेम था, तो यहाँ पे 2 था, 3 था, तो यहाँ भी 3 होगा हमारे पास बेटा। 3 है 3, तो यहाँ से 3 हट जाएगा। अब यहाँ से 3 और 4 हट जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब मेरा पूरा का पूरा टेबल ही कंप्लीट हो गया। So if you look at it, it was not a difficult set, but yes, it would test you on many facets, right? So it is an interesting one in that sense. Okay. Now, now if I look at the questions, what was the rank of but who has the 5th rank in test 1? Test 1 5th rank. B had the 5th rank. What is the rank of D in test 2? D in test 2 is 3rd rank. B option. All the remaining 4 students received a higher rank than E in at least 4 of the 5 tests. ये हमारा था डायरेक्ट टेस्ट के अंदर, राइट? क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट रिसीव्ड अ न्यूमेरिकली हायर रैंक देन E in at least 4 टेस्ट? एट लीस्ट 4, ई से कम 4 टेस्टों में न्यूमेरिकली हायर रैंक आना चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं? और सब बच्चों का, चारों बच्चों का ज्यादा रैंक आया है, ठीक है, ई से न्यूमेरिकली।
यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, परफेक्ट। ठीक है, 1 1 1। ठीक है, perfect. At least 4 tests, right? Done. What is the maximum sum of ranks of any students across the 5 tests combined? 5 10 14 17 18। All right. 5 9 18। All right. ये तो कम है। 5 4 9 तो 11 3 14 तो 17 कम है, कम है। तो 18 and 18, 18 is the maximum. So 18 is the required answer. ठीक है। So again, ठीक है, this completes our set. I hope you all enjoyed the explanation. If you did, please do subscribe our channel. Thank you so much, guys. Have a great day.